Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 4th of May. So let's start the day with the first important topic and that is Zero Trust Architecture. Now why it is in news we will cover it in detail. So Zero Trust Architecture जो है वो कॉर्नरस्टोन है डेटा सिक्योरिटी का भारत में, यानी कि कहीं ना कहीं ये डेटा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। साइबर सिक्योरिटी वैसे भी हमारा सिलेबस भी है, तो यहाँ आप देखोगे तो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जो है वो कॉर्नरस्टोन बना है। इसके साथ साथ इनके प्रिंसिपल्स में आप देखोगे तो सारे एंटिटीज जो ट्रस्टेड मतलब नहीं होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके साथ साथ में आप देखोगे तो लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस जो है वो इन्फोर्स इनको किया जाता है और कांस्टेंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग जो है वो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो ये एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा जो जितने भी यूजर्स हैं किसी नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क के बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनका सिक्योरिटी चेक किया जाएगा, ऑथेंटिकेशन वगैरह, ऑथोराइजेशन वगैरह, वैलिडेट वगैरह, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो उनका जो भी सिस्टम्स है उसके फिजिकल और वर्चुअल एसेट्स को भी चेक किया जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है साइबर सिक्योरिटी का जो बेसिकली एलिमिनेट करता है जो ट्रस्ट या कहीं ना कहीं जितने भी स्टेजेस पे डिजिटल इंटरैक्शन में फासले बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के। तो पहला है कि एलिमिनेट करना यूज ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग लोकेशंस को दिखाने के लिए, तो उसको एलिमिनेट करना, साथ साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सके, ट्रांसपेरेंसी रहा जा सके, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी मतलब ऑथेंटिसिटी हो सके और इसके साथ साथ रिलायबिलिटी को भी बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो बेसिकली आप देखोगे तो एनसीएसटी ने फ्लैग किया है डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है कहाँ पे, फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो मतलब इस्तेमाल करके जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कंप्लायंस दिया जा रहा है। तो एनसीएसटी के ऊपर सवाल हो सकता है, इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो बेसिकली इसको लाया गया था 2004 में अमेंड करके आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया, वर्ष 2004 में आया और आर्टिकल अनुच्छेद 338 जो है उसको अमेंड किया गया और फिर आर्टिकल 338A लाया गया, ठीक है। 338A इंसर्ट जोड़ा गया किसके तहत, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एनसीएसटी है वो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना आर्टिकल 338A, इसके साथ साथ 2004। और इसके कॉम्पोजिशन की बात कर ले तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स, जिनको अपॉइंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यानी कि आप ध्यान दोगे तो 5 सदस्य हैं जिसमें से एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 अदर मेंबर्स भी होंगे, एक जो होंगी उसमें से वो महिला होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। 5 में से एक सदस्य महिला होंगी, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 3 इयर्स का है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, तो हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं मतलब 6 साल या 65 ईयर्स होता है, लेकिन यहाँ पे ये आप देखोगे तो 3 इयर्स का है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है फॉर मोर देन 2 टर्म्स, यानी कि 2 साल तक के लिए मतलब 2 टर्म्स के लिए रह सकते हैं। एक टर्म में 3 साल का कंप्लीट करेंगे, दूसरे टर्म में भी मैक्सिमम 3 साल का कंप्लीट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यानी कि 2 टर्म्स से सर्वाधिक एलिजिबिलिटी अब नहीं रहती है, पहला जो होगा वो 3 साल का रहेगा, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके पावर्स एंड फंक्शंस का। तो इनके पास में पावर होता है एक सिविल कोर्ट का, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर कर सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जुड़े मसलों के लिए। इसके अलावा ये प्लान कर सकते हैं किस तरीके से उनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, वो किसका जी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये कमीशन एनुअल रिपोर्ट भी देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि एनसीएसटी जो है वो अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनीमिया के ऊपर। तो एनीमिया क्यों न्यूज में है, एक स्टडी पाया गया जहां फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि खाद्य सामग्री का मिश्रण, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके फोलेट और विटामिन B12 सफिशिएंट नहीं होगा रिड्यूस करने के लिए एनीमिया महिलाओं में। यानी कि इसके पहले जो फूड फोर्टिफिकेशन होता था तो विटामिन B12 और इसके साथ साथ जो यहाँ पे लिखा गया फोलेट, इसको मिश्रण किया जाता था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है महिलाओं को एनीमिया से टैकल कराने के लिए। नाउ एनीमिया है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं।
आप सबने सुना ही होगा, एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसके तहत आप देखोगे तो हेल्दी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ब्लड में हमारे, ठीक है। तो जो आरबीसीज हैं वो या हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं ब्लड में, दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया। तो यहाँ जो हीमोग्लोबिन का स्टोरेज है वो आप देखोगे तो उसके वजह से कहीं ना कहीं फैटीग, वीकनेस और बाकी सिम्टम्स भी नजर आने लग जाते हैं समय के साथ। चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट विमेन जो हैं उनके पास में स्पेशली वो वल्नरेबल हैं, और इसके अलावा आप देखोगे तो मेटर्नल और चाइल्ड मोर्टेलिटी के केसेस भी इस वजह से बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया की बात कर ले तो पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये बेसिकली आयरन के कमी से होता है बॉडी के। दूसरा है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये विटामिन B12 फोलेट के कमी की वजह से होता है। तीसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया, तो ये बेसिकली जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो यानी कि 3 तरीके के एनीमिया भी होते हैं। इसके अलावा इसके कुछ कॉजल फैक्टर्स देखें तो जिसका न्यूट्रिशन सही नहीं है या फिर क्रॉनिक डिजीजेस है जैसे कि किडनी डिजीज या कैंसर। इसके अलावा इनहेरिटेड कंडीशंस है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, जिसको टारगेट भी भारत सरकार ने रखा है 2047 तक एलिमिनेट करने का। इसके अलावा कुछ अलग अलग मेडिकेशंस भी। साथ साथ हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट का, तो आयरन के सप्लीमेंट्स लिए जाने चाहिए, विटामिन के सप्लीमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल इंटरवेंशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज PM श्री स्कीम। ये चर्चा में क्यों है, तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री स्कीम जो है उसके तहत आप देखोगे तो इतने सारे जो स्कूल्स हैं इसको अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। नाउ PM श्री स्कीम क्या है, तो बेसिकली PM श्री जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको अनाउंस किया गया था वर्ष 2022 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2022, ये आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर मतलब यूनियन गवर्नमेंट का फंडिंग और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब 60-40, 60 सेंटर और 40 स्टेट्स का। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2022 में लाया गया, यानी कि करंट अफेयर्स भी है तो सवाल बन सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल्स, डेटा मत याद रखिएगा, कंट्री में, यानी कि स्कूलों का विकास करना है। स्ट्रेंथन करके जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उसको बेहतर बनाया जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूटी और जो लोकल बॉडीज हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जिस्टिंग स्कूल्स जो चलाए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा, सेंटर के द्वारा, यूटीज और लोकल बॉडीज जैसे कि केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जो म्यूनिसिपल के द्वारा रन किए जाते हैं, ये सब इसमें कवर्ड हैं। कॉस्ट शेयरिंग हमने देख लिया, 60-40 है सेंट्रल स्टेट्स में और 90-10 अगर वो यूनियन टेरिटरी या फिर आप देखोगे स्पेशल स्टेटस में तो 100% है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन के पैरामीटर्स, तो करिकुलम या उसका जो पेडागॉजी है, असेसमेंट वगैरह किया जाएगा। इंफ्रा किस तरीके से है, ह्यूमन रिसोर्सेज का लीडरशिप, ठीक है। इसके साथ साथ आप जेंडर इक्विटी भी किस तरीके से वहां पे है और बाकी सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। नाउ ये क्यों चर्चा में है, तो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन जो है वो फेल कर गए हैं ड्रग सेफ्टी का टेस्ट जिसको CDSCO ने लिया है। मतलब हम आप जो कॉमनली मतलब मेडिसिन को लेते हैं उसमें से कई सारी मेडिसिन जो हैं वो फेल कर गई हैं CDSCO के पैरामीटर पे खरे उतरने में। नाउ ये क्या है फिर, CDSCO जो है बेसिकली आप देखोगे तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कौन सी मंत्रालय, तो हेल्थ। फिर डायरेक्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये हेड भी हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी भी ये है और सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी जो है वो डिस्चार्ज करता है इसके फंक्शंस का, जो बेसिकली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कवर होता है। एक्ट का नाम भी ध्यान रखिएगा, नेशनल रेगुलेटर अथॉरिटी भी है और DG जो है DCGI जो है वो बेसिकली हेड हैं इसके। इसके अलावा फंक्शंस में आप देखोगे तो ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूव करने में लाइसेंसेस के अलग अलग कैटेगरीज के, जैसे कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह, फ्लूइड्स, वैक्सीन्स, नए ड्रग्स का अप्रूवल करना, क्लिनिकल ट्रायल्स में अगर कोई है तो उन चीज़ों को देखना और बाकी जो भी इंपोर्टेड ड्रग्स वगैरह हैं उन सब के रिलेटेड या एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करना। तो ये था जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा है। CDSCO एक ऑर्गेनाइजेशन को, NCST को पूरा पॉलिटी चैप्टर वाइज हमने देखा, एनीमिया, इवन साइंस का भी पार्ट हमने उठाया, PM फ्री स्कूल्स, करंट अफेयर्स एक स्कीम भी हमने कवर किया। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को बेस्ट पार्ट पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए और जितना हम एफर्ट दे सकते हैं आपके लिए कंसिस्टेंटली लाते रहेंगे। बाकी भी आप वीडियोस फॉलो कर सकते हैं चैनल पे, जो भी शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं, जो भी वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियोस भी होते हैं, ताकि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ सके और इस कंटेंट को आप मैक्सिमम सपोर्ट दे सके। चलिए ये हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का था, आगे हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।